नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सीमा हैदर की। बात करेंगे मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब से, जो न केवल वार सिचुएशन, काउंटर टेररिज्म, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती रही है, उसके बहुत नज़दीकी से उसको ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, देखते रहे हैं। इनके पीछे की साजिशें क्या हैं, हैंडलर कौन होते हैं, जो वहाँ बैठ कर के भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। और चूंकि सीमा हैदर, जो पिछले करीब-करीब 10-15 दिन से मीडिया में बिल्कुल एकदम सुर्खी बनी हुई है और तरह-तरह की कहानियाँ उसको लेकर के सामने आ रही हैं, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। कोई उनकी सहेली वहाँ से कुछ बात करती है, कोई उनका करीबी रिश्तेदार, कोई तीसरा बॉयफ्रेंड भी निकल आता है। उसके जो पति हैं, वो दुबई से या खाड़ी के देशों से कुछ चैनलों के साथ जुड़े हैं, वो कुछ और किस्से कहानियाँ बता रहे हैं। सीमा भी जितने बयान दे रही है, उनमें अंतर्विरोध है। अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इट इसकी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि इसके पास से क्या-क्या बरामदगी हुई है, कैसे इसका रूट था, किस तरीके से ये आई है, पाकिस्तान से पहले कैसे दुबई या शारजाह गई, वहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ कर के काठमांडू, काठमांडू 7 दिन सचिन मीणा के साथ बिताए, फिर वापस लौट गई, फिर वापस आई बच्चों के साथ और फिर अवैध रूप से भारत में आई। तो ये सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि 2-2 बार अगर ये फ्लाइट पकड़ कर के पहले पाकिस्तान से दुबई या शारजाह गई, फिर वहाँ से काठमांडू आई, काठमांडू से फिर वापस लौट गई पाकिस्तान, फिर वहाँ से उसी रूट को पकड़ कर के काठमांडू आई। तो फ्लाइट का इतना खर्चा, होटलों का इतना खर्चा, 4-4 बच्चों को लेकर के चल रही थी, उनको कैसे मैनेज किया? बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई ना कोई नेपाल में ज़रूर था, जो इसको सपोर्ट कर रहा था। जिस तरीके से इसका पहनावा तैयार किया गया, अ, इसके माथे पर बिंदी और दूसरी तमाम चीज़ें लगाई गई, बहुत सस्पेक्ट सा मामला है। लेकिन आज एडीजी प्रशांत कुमार का भी एक बयान आया है और उस बयान पर भी हम सिवाच साहब से बात करेंगे। तो सीधे जोड़ लेते हैं सिवाच साहब को और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अब किस दिशा में बढ़ रही हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, अब तक जो आपने ऑब्जर्व किया है, आप भी अलग-अलग टेलीविज़न चैनलों पर इनसे जुड़ी हुई चर्चाओं में शामिल होते रहे हैं। वो कौन से तथ्य हैं जिनको लेकर के शक बढ़ जाता है? हालाँकि पाकिस्तान की आईएसआई ने भी कोई रिपोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट को सौंपी है जिसमें कहा गया है कि इसके पीछे कुछ ख़ास है नहीं, वो सचिन मीणा के प्यार की वजह से ही अवैध रूप से भारत में घुसी है। इधर जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन भारत में है हमारी एजेंसियों की, उनको भी कुछ ऐसा अतिरिक्त हाथ नहीं लगा है कि जिसको वो ये कहें कि किसी तरह की साजिश से या आईएसआई के इशारे पर ये भारत में आई है। फिर ये कैसे लगता है, ख़ास तौर से जो हमारी मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं या जो खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो बात ऐसी है कि कुछ एक ऐसी बातें हैं जिससे शक बहुत ज़्यादा गहरा होता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसके पास जो पासपोर्ट है वो 2 हैं और दोनों पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं और उनके अंदर एक ही नंबर का डिफरेंस है। एक 221 है लास्ट में, एक 22 है। फिर इसके पास जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो सितंबर 2022 में बना है। जबकि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इसका मिलना चाहिए था इसको जब ज़्यादातर पाकिस्तान में 1 साल में आपके बर्थ के बाद मिल जाता है।
तीसरा जो इसके पास जो बच्चों के डेट ऑफ बर्थ है वो उसके पति से डेट ऑफ बर्थ से मिलते हैं, एक्सेप्ट उसका ईयर बदला हुआ है। अब और जो बातें हैं जिस प्रकार से ये पकड़ी गई है, जिसके पास इसके पास दो पासपोर्ट थे, मल्टीपल इसके पास सिम थे और मोबाइल थे, और जो लैपटॉप ये इस्तेमाल कर रही थी नेपाल के अंदर, और जो सिम जिसको इसने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के साथ चैट करने के लिए, वो इसने तोड़ दिया और वो लैपटॉप वहां लेके नहीं आई। अब एक पहलू तो ये है, फिर दूसरा आगे स्टार्ट करते जब ये वहां से स्टार्ट किया है कि ये एक 5th क्लास पास है औरत, इसने हिंदी में बहुत अच्छी हिंदी बोलती, ऐसी हिंदी बोलती जैसे कि एक नॉर्थ इंडिया में कोई भी लेडी बात करती है। फिर ये इंग्लिश को भी काफी वर्ड जानती है, काफी परिचित है। इसके बाद जब वो वहां से चलती है, इतना पैसा खर्च करने के बाद 2 बार ये नेपाल आई है। एक बार मार्च में आई है, ये इसके साथ सचिन रहा है, फिर ये वापस आई है, फिर ये आई है दोबारा। और जो रूट है इसका कराची से दुबई जाती है, हाँ मान सकते हैं क्योंकि दुबई तक तो इसको ये गई भी होगी पहले, क्योंकि इसका पति जो है दुबई में काम करता है, सऊदी में। मगर वहां से फिर ये नेपाल आती है, इसने अपने डॉक्यूमेंट बनाए, वीजा वगैरह, और फिर नेपाल से ये भारत में आती है। तो ये जो बातें हैं, ये ऐसा लगता है कि भाई कुछ मन घड़त है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। एक और चीज है कि इसकी जो फेसबुक पे जो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट है, वो काफी फौजियों को भी दी गई है। अगर उसको सचिन से ही प्यार था तो ये फौजियों से क्या रिक्वेस्ट भेज रही है, और फौजियों से क्यों? देखो, तो ये आईएसआई के जो की एक प्रकार से काम करने की जो तरीका है, उसमें ये बहुत फिट इन बैठ रही है। चाहे वो उसको कोई कहे कि भाई हो सकता है कि आईएसआई ने तो इसको क्लियर चिट देनी है, मगर सच्चाई ये है कि इसके अंदर बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। अब आगे चलते हैं, जब ये नेपाल से आती है, अब ये एक बड़ी दर्द भरी कहानी है कि नेपाल से भारत का बॉर्डर पोरस है, और ये बार बार हर गवर्नमेंट बोल रही है और मानती है, उसके ऊपर एसएस भी लगी हुई है। मैं अपने व्यूअर को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर प्रिंसिपल है अपने देश में, एक बॉर्डर एक फोर्स। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो आईबी का सेक्टर है, वहां पर लगी हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो एलओसी और एलएसी है, वहां भारत की फौज लगी हुई है। जो भूटान और नेपाल का बॉर्डर है, उसको मैन कर रही है एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। और उसके बाद जो मणिपुर के जो म्यांमार का बॉर्डर है, जो मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम से मिलता है, उसको असम राइफल करती है। और फिर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, उसको फिर बीएसएफ करती है। तो यहाँ पर जो एसएसबी है, जिस प्रकार से ये नेपाल से आई है, ये बिल्कुल अनचेक्ड आ गई। कुछ तो डॉक्यूमेंट देखते हैं, आधार कार्ड देखते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं, आपके जो दूसरे वैलिड डॉक्यूमेंट देखते हैं, वो भी नहीं देखे गए। और ये आ जाती है अभी नोएडा में, और 15 दिन रहती है, और किसी को कोई भनक नहीं आती, किसी पुलिस को नहीं पता लगता। ये तो जब ये बुलंदशहर में जाते हैं शादी के लिए और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तब जो वकील है उसको शक होता, पता लगता है, वो पुलिस को रिपोर्ट करता है। अब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई ये इनोसेंट है, वो मानते हैं। आप ये बताओ, ये 15 दिन का, ये तो 2 साल रह सकती थी, और किसी को नहीं पता लगता कि ये पाकिस्तान से भारत के अंदर इलीगल मीन्स से आई है, कोई वीजा तो है नहीं इसके पास, ये सारा हुआ। अब मुझे क्वेश्चन आते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, ये इसके अंदर करना क्या चाहिए पहले, और क्या हो सकता करना हमें ये चाहिए। अगर हमें इसकी इंट्रोगेशन कर रहे हैं, एटीएस मैं मानता हूं बहुत ही काबिल है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूपी का, मगर जो एनआईए है वो ज्यादा काबिल है, क्योंकि इन जैसे जो सीरियस मैटर है उनको इंट्रोगेट करती आई है। इसका एक पॉलीग्राफी और नेक्रो टेस्ट होना चाहिए, जिससे इसके दूध का दूध पानी का पानी हो। और तीसरा, ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, जो कि इसको फैसिलिटेट किया, इसका मूव नेपाल से भारत की तरफ। ये जो एक मॉड्यूल का हिस्सा है, और ये लगता है एक बहुत बड़े मॉड्यूल का हिस्सा है। जो आज 5 बंदे पकड़े गए हैं कर्नाटका के अंदर, वो भी ऐसे लगते थे। वो पुलिस जेल में थे, और जेल के बाद उनको वहां रेडिकलाइज किया गया, और अभी पता लगा वो जमाते इस्लामी में दाखिल हो चुके थे। तो मतलब ये है, इसको एकदम क्लीन चिट देना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा।
हाँ, सच्चाई ये है, ये 4 बच्चों के साथ है, मगर ये भी एक और गेम प्लान हो सकती है, क्यों आईएसआई माहिर है इन चीजों में। इसको आईएसआई क्या किया है, इसको एज अ जो मोल भेजा है भारत में, इसकी जो मदद की है, वो जो स्लीपर सेल है और ग्राउंड वर्कर हैं, कोई इसका मूव फैसिलिटेट कर रहा है नेपाल में। उसके बाद नेपाल से ये भारत में आने के लिए सब कुछ कार्रवाई की गई है, इसको फैसिलिटेट किया है और ग्राउंड वर्कर ने। तो ये ऐसा लगता है ये सारा सोची समझी साजिश का एक दायरा है। और ये अब जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, ये कौन सा मोहरा है, क्या ये बड़े नेटवर्क का मोहरा है, इसको पता लगाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा शक इसलिए आता है कि ये 5th क्लास पास, इंग्लिश समझती, हिंदी अच्छी, हिंदू रिलीजन के बारे में सब कुछ सीख के आई है कि भी किस प्रकार से पानी दिया जाता तुलसी को, किस प्रकार से बिंदी लगाई जाती है, किस प्रकार से बातचीत की जाती है, किस प्रकार से टेंपल में जाया जाता। और इसके लिए जो मैंने इंट्रोगेट किया, आज से कम 70 से 80 टेररिस्टों को इंट्रोगेट किया लाइन ऑफ कंट्रोल पे मच्छल सेक्टर में, तो मैं ये कहता हूं कि वो इतने ब्रेन वॉश और इंट्रो कर देते हैं, उसका पता लगाना बिल्कुल मुश्किल है। और उसको भी बिलीव हो जाता है, जिसको वो रेडिकलाइज करते हैं उसको भी ऐसा लगता है जो वो बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ये सच्चाई है कि अभी शक की जो है कई दायरे में है। ये इतना आसान जो पाकिस्तान है, उसने एक और चीज स्टार्ट की वहां। पाकिस्तान ने जानबूझ के जो हिंदू टेम्पल्स हैं सिंध के अंदर, उनको बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया है कि इसको वापस भेजो। वो समझ रहे हैं अगर ये यहाँ रहती है तो ये कुछ ना कुछ सच उगल देगी, क्योंकि आने वाले समय में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी वापस भेजा जाए। ये अगर एक मुहिम चल रही है कराची के अंदर, तो ये भी एक बड़ा शक की हुई। तो मुझे लगता है ओवरऑल जिस प्रकार से ये सारा गेम खेला गया है, और ऐसे ही खेले जाते हैं। जब कभी डेविड हेडले आया था, वो एक प्रकार से मुस्लिम था, अंग्रेजी नाम लेकर आया, भारत में उसने हर जगह रक्की कर ली। जब वो केस आया तो सब ने कहा कि हमें शक क्यों नहीं किया इसके ऊपर, ऐसे कैसे देंगे। तो इसलिए इसको इतनी जल्दी कोई चिट नहीं देनी चाहिए, इसकी इंट्रोगेशन और होनी चाहिए, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, इसका मैक्रो टेस्ट होना चाहिए, और इसको सोचे समझे, क्योंकि इसके अंदर काफी इफ्स एंड बट है और ये शक की घड़ी घूमती है। और हमें यह भी पता है कि ऐसा पाकिस्तान करने के लिए माहिर है, जिस प्रकार से वो आईएसआई के अपने एजेंट भेजता है। और ये जो मैंने बताया कि फौजियों को फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजने का उसका क्या मतलब, जब इसके साथ अगर उसका प्यार चल रहा था, हाँ हो सकता है प्यार, बिल्कुल इनोसेंट प्यार हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसके चांसेस कम लगते हैं, कहीं उसके अंदर कोई और बात तो नहीं। और जो नेपाल की बात है, मैं कम से कम 15 से 20 बार नेपाल गया हूं, क्योंकि हमारे पास गोरखा ट्रुप्स हैं, और जब हम 3 साल की सर्विस तक होते हैं तो हम नेपाल में जाके उनके घरों में जाते हैं, उनको देखते हैं कि वो कैसे रहते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये नेपाल और भारत का बॉर्डर अभी भी पोरस है। और ये मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं कि भारत की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आज सीमा हैदर आ सकती है तो रोंगिया भी बड़े आराम से आ सकते हैं। जो अभी कॉक्स बाजार में है 15 लाख के करीब रोंगिया, वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो उनको अंदर जाने नहीं दे रही बांग्लादेश में, वो वापस बांग्लादेश में म्यांमार में जा नहीं सकते। तो वो बहुत ऐसे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं। और ये जो नेपाल वाला रूट है, ये बहुत माना हुआ है, इसमें ड्रग्स भी आती है, इसमें आपके अम्यूनिशन भी आता है, वेपन भी आते हैं इलीगली, और इलीगली बंदे भी आते हैं, जिस प्रकार से सीमा हैदर आई है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इस केस में आती है कि और बॉर्डर तो फेंस है, ये बॉर्डर पोरस है, इसके अंदर आना मुश्किल हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत एजेंट काम करते हैं। ये भी एक हमारे लिए चौकन्ना होने की जरूरत है कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। इस बॉर्डर पे हमारे पास अगर ऐसा ही होता है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का तो कोई फायदा नहीं। वहां काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आपने बहुत मजबूत कर लिया, और नेपाल से कोई भी आ सकता है, और उसको कहते हैं आप, हर पुलिस वाला कह रहा है कि सर पोरस बॉर्डर है, कोई चेक नहीं होता। तो आप ये मान रहे हैं कोई भी आ सकता है, कभी भी आके कुछ भी आके करके वापस जा सकता है। तो ये एक बड़ा सच्चाई ये है। ये केस में हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद जो हमारे लॉ के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके प्रकार उस पर एक्शन लें।
ये जो भी दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आई है, इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इस चीज़ को भी हमने देखना है कि अगली कार्रवाई क्या की जाए। अगर मान लो ये बिल्कुल भी इनोसेंट है, तो फिर भी आपको सोच समझ के अगला स्टेप लेना है, चौधरी साहब। श्रीवास साहब, 2 बातें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही हैं। एक तो ये कि सिक्योरिटी पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, क्योंकि नेपाल बॉर्डर और मुझे लगता है कि म्यांमार का बॉर्डर भी हमारा खुला हुआ है और केवल कुछ आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके लोग निकल जाते हैं और बहुत बार तो कोई चेक भी नहीं करता है। भले जी, ही पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं है इन देशों में जाने के लिए, भूटान और नेपाल, शायद म्यांमार नहीं। तो इन दोनों देशों में ही क्या जहाँ भी एंट्री है या एग्ज़िट है, वहाँ पर पूरी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जैसी पाकिस्तान के बॉर्डर से लगी हुई जितने भी हमारे गेट हैं, चाहे बाघा है या उधर फ़िरोज़पुर में है, दूसरी उधर आप जम्मू कश्मीर में है। हर जगह वहाँ पर पूरा एक हमारा सिस्टम है। कोई भी आता है, जाता है, उसकी बाकायदा एंट्री होती है, पासपोर्ट देखा जाता है, वीज़ा देखा जाता है, तमाम दूसरी शिनाख्त की जाती है, उसके हस्ताक्षर हों, अंगूठा हो, वो सारी ली जाती है, फ़ोटोग्राफ होती है उसकी। तो ये सिस्टम भले ही पासपोर्ट और वीज़ा की व्यवस्था ना हो, नेपाल बॉर्डर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। हाँ, बिल्कुल, यही बात बार-बार आ रही है कि देखो ये एसएसबी का जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर है, वहाँ पर एसएसबी लगी है। वहाँ पर चेक पोस्ट है। आप वहीं से आना है, दूसरी जगह से आप नहीं आ सकते। और वहाँ पर अभी फेंसिंग का काम स्टार्ट हो गया है, पर अभी खत्म नहीं हुआ, काफ़ी काम होना है। अब जब वो ये सच्चाई है कि ना पासपोर्ट, ना वीज़ा की ज़रूरत है भारत और नेपाल, भारत और भूटान के बीच। मगर आपको वैलिड अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाने आपने, जैसे अगर भारत के से आधार कार्ड आपने दिखाना है या आपने अपना पैन कार्ड दिखाना है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो। अब इसके पास तो इंडियन आइडेंटिटी तो है ही नहीं, ना नेपाल आइडेंटिटी, इसके पास तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है। तो ये कैसे आ गई? तो क्वेश्चन चिन्ह ये आता है कि जहां पर ये बस में बैठ के आई है, वहां पर चेकिंग हुई है, होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं खामियां और कमियां हैं कि उसके पास तो कोई फॉर्ड डॉक्यूमेंट इंडिया का भी नहीं मिला। तो सच्चाई ये है कि ये हमें अभी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ ये पोरस बॉर्डर है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, हो रहा है। फेक करेंसी इसी के थ्रू आ रही है और आपके जो एक्सप्लोसिव आर्म्स वगैरह भी इसी के थ्रू आ रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जो आतंकवादी नेपाल के थ्रू आए थे, ये सबको पता है। और नेपाल में पाकिस्तान, ये भी ध्यान रहे हैं कि काठमांडू एक हब सेंटर आईएसआई का, इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा। जहां बात आती म्यांमार की, वो भी ये सच्चाई है, म्यांमार और भारत के बीच में जो एक प्रकार से पैक्ट है कि 16 किलोमीटर हम उधर जा सकते हैं, 16 किलोमीटर वो इधर आ सकते हैं। वो बिसिंदे जो वहां के रहने वाले, उनके लिए डॉक्यूमेंट नहीं। वो भी आपने ठीक बोला, वो भी बॉर्डर है, इसीलिए वहां से जो चिन पॉपुलेशन है वो काफी हद तक कुकी के साथ आके पॉपी कल्टीवेशन कर रही है। वहां से हथियार वहां से भी आए हैं, इलीगल हथियार 4 से 5 हजार आए हैं जब से प्रॉब्लम मैती और कुकी की चली है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। ये हमें अभी इसी इस केस के कारण सीमा अभी जो केस के कारण हम अभी थोड़ा सा जागृत हों कि भाई भूटान और नेपाल बॉर्डर पे हमें थोड़ी सी और चौकसी करनी पड़ेगी। इसके अंदर कमियां और खामियां हैं और आने वाले समय में ये बहुत सीरियस हमारे लिए सिक्योरिटी इंप्लीकेशन हो सकती है। और कोई फायदा नहीं कि हमारा पूरा बॉर्डर बाकी जगह से टाइट हो और कुछ एक जगह से आना बड़ा आसान हो। चौधरी साहब। श्रीवास साहब, आपने कहा कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, अभी और गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए, जल्दबाजी में पुलिस को क्लीन चिट देने से बचना चाहिए। ये आपका अनुभव बोल रहा है और जिस तरह के खतरे मंडराते रहे हैं, वो भी बहुत एहतियात बरतने के लिए हमें सजग और सतर्क करते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस के जो
एडीजी हैं प्रशांत कुमार, उनसे कोई पूछ रहा था संवाददाता, तो उन्होंने कहा कि जहाँ से ये आई है वहाँ वापस भेजने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि नार्को टेस्ट या दूसरी चीज़ें या जो आप लोग चाहते हैं कि और गहराई से इसकी पड़ताल की जाए, वो नहीं होगी और इसको ऐसे ही वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखो फिर वो मेरे को लगता नहीं कि वो ठीक होगा, क्योंकि आपने इसको क्लीन चिट जो दिए हैं उसके अंदर क्वेश्चन मार्क बहुत है। उस क्वेश्चन मार्क को आपने कैसे पूरा किया है? कैसे आपने कहा है कि इसके पास, किस इंडिविजुअल के पास 2 पासपोर्ट हो सकते हैं? किसके पास मल्टीपल, आपके पास मोबाइल सिम कार्ड इसका कहाँ है? उस सिम कार्ड को आप जो तोड़ा है सिम कार्ड, आज भारत के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है, उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हो, उसमें देखो डाटा क्या-क्या है। तीसरा, ये कौन-कौन से फौजियों को ये भेज रही थी जो स्पेशली फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसका एक दायरे में ये इसलिए ज्यादा आई है क्योंकि इसका भाई भी रेंजर में है, जो कि बीएसएफ की तरह पाकिस्तान की फौज है, और इसी तरीके से इसका चाचा सूबेदार है आर्मी में, वो भी एक शक के दायरे में आया। और ये एक मॉड्यूल है, इसको पिकअप कर सकती है आईएसआई, उसको ट्रेन कर सकती है। पाकिस्तान की आईएसआई इज नोन फॉर दिस। ये मैंने बहुत केस हैंडल किए, तो मैं बड़े अथॉरिटी से बोल सकता हूं कि ये इतनी जल्दी इसको क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, कुछ दाल में काला है। ये मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल ही कि इनोसेंट नहीं हो सकती, मगर इतना जल्दी नहीं। इसको नेक्रो टेस्ट करो, इसका आप पॉलीग्राफी टेस्ट करो, आप इसके अंदर और इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इसके अंदर कई चीजें हैं जिनके जवाब नहीं है, और ना ये जवाब दे रही है। ये इवेसिव है, रोना स्टार्ट कर देती है, इसको बोलते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म। उससे आपकी सिंपैथी गेन करेगी। आप उसके बच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो हमें एज ए इंडियन हम चाहते हैं कि वो ठीक रहे, मगर ये सच्चाई है। इसके ऊपर एज पर द लॉ ले, अगर ये इलीगल मीन से आई है, इतनी जल्दबाजी करके इसको वापस ना भेजें, क्योंकि अगर ये वापस जाती है तो इसकी जान को भी खतरा है। अगर ये सच्ची आई है तो इतना जाती है क्योंकि इसने धर्म बदल लिया है, शादी कर ली है। अगर ये इनोसेंट ही है, क्या इसको वहां जिंदा छोड़ेंगे? ये भी समझने की बात है। मगर इतनी जल्दी इसको नहीं, इसको और इन्वेस्टिगेट करें और पता लगाएं, क्योंकि ऐसा हो कि ये बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा हो तो कम से कम पता चल जाए। और अभी तक जैसे ये केस निकले हैं, बड़े इनोसेंट लुकिंग केस लगते हैं शुरू में, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती तो फिर धीरे धीरे राज खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। और ये जो बॉर्डर की बात आई, बहुत अच्छी बात आई, आपने भी बड़ा ठीक बताया। ये पोरस बॉर्डर जो है, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। देर आए दुरुस्त आए, अभी हमें इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर उस तरफ से आपके एक्सप्लोसिव या ड्रग्स या आपकी फेक करेंसी आएगी तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए। चौधरी साहब। और श्रीवास साहब, 10 दिन तक तो पाकिस्तान चुप्पी साधे रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहाँ का मीडिया भी चुप्पी साधे रहा। वहाँ के यूट्यूबर ज़रूर इस पर डिस्कशन कर रहे थे। फिर कहा गया कि अरे नहीं, ये तो दुबई में बार डांसर है। फिर कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो भारत की ही है, ड्रामा कर रही हाँ, है। रॉकी और है। जब जब गुलाम हैदर इसका पति वहाँ से जुड़ा टेलीविज़न चैनलों पर, तो फिर चुप्पी साध गए। और अब जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। तो अगर ये पाकिस्तानी नहीं है तो फिर कॉन्सुलर एक्सेस क्यों मांग रहे हैं? अगर उनको डर नहीं है तो कॉन्सुलर एक्सेस मांगने की जरूरत नहीं। ये तो नहीं कह रही इसको तो कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए, इसको तो नहीं चाहिए कोई आपको लीगल एडवाइस। ये तो भारत में रहने के लिए आई है। अगर हम इसकी बात माने और ये समझें कि ये इनोसेंट है, तो ये भारत में ही रहने आई है अपने सचिन के साथ, तो ये तो वापस नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्सुलर एक्सेस इसलिए मांग रहे हैं, इसको बताने के लिए, और उनको डर है कहीं ये सब कुछ ना बता दे, क्योंकि अगर ये आईएसआई की एजेंट है तो उस टाइम तक तो ये नहीं टूटेगी। मगर जैसे जैसे आप इसकी इंट्रोगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब वो खुलना स्टार्ट होती है। और ये मैंने बहुत देखे केस जो हमने अपने इंटेलिजेंस आर्मी में किए हैं। इनिशियली कोई नहीं टूटता, मगर वो धीरे 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 उसके बाद 2 के 4, 4 के 4, फिर वो खुलना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर काफी हद तक ऐसे पहलू हैं जिसकी अभी तक कोई आंसर नहीं है। अगर वो आंसर आ जाए तो बहुत आंसर नहीं है, उनके आंसर ये दे नहीं पा रही है, और हर बात में रोना स्टार्ट कर देती है।
हिंदी अच्छी तरीके जानती है, इंग्लिश के वर्ड भी जानती है, 5th क्लास है। वहां पर जब इसने ड्रेस जो नेपाल के अंदर जहां होटल में रह रही थी, उसने बताया कि जीन्स पहनती थी जब वहां पर आई थी। तो सच्चाई यह है कि इसके अंदर बहुत खामियां हैं। और इधर भी जो जिस प्रकार से ये रह रही थी, अगर वो बुलंदशहर के अंदर जो वकील थे, एडवोकेट, वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते तो फिर ये रह सकती थी। और तो इसका मतलब भारत की सुरक्षा में इतनी ढील है कि कोई भी आके पाकिस्तान से रह सकता है। तो ये सच्चाई है कि इसको, मुझे लगता है इतनी जल्दबाजी करके इसको भेजने की जरूरत नहीं है। इसको और इन्वेस्टिगेट किया जाए, पॉलीग्राफ टेस्ट, नेक्रो टेस्ट और पता लगाया जाए। और अगर ये बिल्कुल इनोसेंट है तो फिर इसको ह्यूमैनिटेरियन एक प्रकार से भी अप्रोच देखी जा सकती है। ये भारत की गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि अगर इसको भेजा गया, अगर ये इनोसेंट है और इसको भेजा जाता, तो मुझे लगता है इसकी जान को भी खतरा है। इतना आसान नहीं होगा इसका वापस जाना पाकिस्तान में बच्चों के साथ, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भारत नहीं है, वो सेकुलर नहीं है, वो एक इस्लामिक स्टेट है। वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इसने धर्म कन्वर्ट किया। मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे में अगर ये बिल्कुल इनोसेंट है और ये बिल्कुल सच्चे प्यार से आई है, तो फिर हमें अपनी दूसरी अप्रोच करनी चाहिए। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर। आपने इस मुद्दे पर और कई पहलुओं पर बहुत खुल करके अपने विचार रखे और हमारे दर्शकों को समझाया। ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।